डॉक्टर ने कहा था अब बाबूजी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इसी का फायदा उठाकर बेटे ने प्रॉपर्टी के कागज आगे बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही मैंने साइन करने के लिए कदम कदम उठाई, मुझे कागज से वो पुरानी महक आ गई जो मेरे फौजी जीवन की सबसे बड़ी निशानी थी। वह महक किसी अस्पताल के फॉर्म की नहीं बल्कि स्टाम्प पेपर की थी। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में अपनी एक अलग गंध होती है, जिसे मैंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान पहचाना था। मेरे सामने खड़ा मेरा बेटा सोच रहा था कि उसका पिता अंधा हो चुका है, लेकिन वो भूल गया था कि एक फौजी की निगाहें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन उसका तजुर्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरा नाम सूबेदार रघुवीर सिंह है। 30 साल मैंने सीमा पर दुश्मनों की आहट सुनकर उन्हें पहचाना है। बारूद के धुएं में भी रास्ता ढूंढना मेरा काम था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज मुझे अपने ही घर के ड्राइंग रूम में रास्ता टटोल टटोल कर चलना पड़ रहा है। पिछले 6 महीनों से मेरी आंखों में मोतियाबिंद, कैटरेक्ट और ग्लैकोमा की शिकायत थी। दुनिया धुंधली हो चुकी थी। दीवारें, फर्नीचर, यहाँ तक कि मेरे अपनों के चेहरे भी परछाई जैसे लगते थे। मेरी पत्नी सरोज के जाने के बाद मेरा बेटा मनीष और बहू शिखा ही मेरा सहारा थे। या कहूँ, मुझे ऐसा लगता था कि वे मेरा सहारा हैं। मनीष शहर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका काम ठप पड़ा था। वह अक्सर घर में झुंझलाया रहता था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी, उसका बर्ताव अजीब तरीके से बदल गया। वो बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाला बन गया। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने शहर के सबसे बड़े आंखों के सर्जन से बात की है। कल ही आपका ऑपरेशन करवा देंगे। मनीष ने परसों रात को मुझसे कहा था। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि वह एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, शायद मेरा बेटा सच में सुधर गया है। बहू शिखा, जो पहले मुझे एक कप चाय देने में भी मुंह बनाती थी, अब हर घंटे हालचाल पूछ रही थी। लेकिन मेरे कानों में वो सुन लिया था जो मेरी आंखों ने नहीं देखा था। ऑपरेशन से एक रात पहले, यानी कल रात की बात है, मुझे प्यास लगी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला। अंधेरा था, लेकिन मुझे इस घर के कोने कोने का अंदाजा था। मनीष और शिखा अपने कमरे में थे और दरवाजा हल्का सा खुला था। उनकी बातें सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। शिखा कह रही थी, सुनिए, क्या बाबूजी साइन कर देंगे? अगर एन मौके पर उन्होंने मना कर दिया तो बिल्डर परसों से काम शुरू करने वाला है। मनीष हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी बेटे की नहीं, किसी व्यापारी की थी। अरे पगली, तू डर मत। बुढ़ा अब देख तो सकता नहीं। मैं उसे कहूंगा कि ये अस्पताल का रिस्क बॉन्ड है, सर्जरी से पहले साइन करना जरूरी होता है। एक बार इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हाथ आ गई, फिर बाबूजी को ऑपरेशन के बाद सीधा शांति निकेतन वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। वहां उनकी सेवा भी हो जाएगी और हम यहाँ इस पुरानी हवेली को तोड़कर कॉम्प्लेक्स खड़ा करेंगे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस घर की एक एक ईंट मैंने अपनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पैसों से जोड़ी थी, मेरा बेटा उसे मेरे जीते जी बेचना चाहता था। और मुझे मुझे किसी कबाड़ की तरह वृद्धाश्रम में फेंकने की योजना बना रहा था। मेरे हाथ में पकड़ा पानी का गिलास कांपने लगा। मेरा मन किया कि अभी अंदर जाऊं और अपनी वो पुरानी बेल्ट निकालकर उसकी चमड़ी उधेड़ दूं, जैसे बचपन में गलती करने पर करता था। लेकिन नहीं, सीमा पर हम दुश्मन पर सीधा हमला नहीं करते, पहले उसकी चाल समझते हैं, फिर जाल बिछाते हैं। मैंने अपने गुस्से को पिया और चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन दिमाग में एक नई जंग छिड़ चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कलयुग में सगा बेटा भी दुश्मन बन सकता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे रघुवीर से जो करने वाले हैं वो हर उस बुजुर्ग के लिए एक सबक है जिसे उसकी औलाद कमजोर समझती है। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अगली सुबह घर में हलचल थी। मनीष एक वकील के साथ लेकर आया था। उसने मुझसे कहा, पापा, ये वर्मा जी हैं, हॉस्पिटल के लीगल एडवाइजर। ऑपरेशन थोड़ा जटिल है, इसलिए अस्पताल वाले को कुछ कागजों पर आपके साइन चाहते हैं, बस एक औपचारिकता है। मैं सोफे पर बैठा था। मैंने काला चश्मा पहन रखा था। मैंने अपनी कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या लिखा है इन कागजों में? मेरी आंखें तो अब साथ नहीं देती, तू ही पढ़कर सुना दे। मनीष ने तुरंत जवाब दिया, अरे कुछ नहीं पापा, बस यही लिखा है कि अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अस्पताल जिम्मेदार होगा। और हाँ, बीमा के कुछ कागज हैं, आप बस यहाँ साइन कर दीजिए ताकि हम जल्दी निकल सकें। वर्मा जी जो वकील थे, उन्होंने मेरे सामने फाइल खोली और मैंने महसूस किया कि कागज काफी मोटे थे। मनीष ने पेन मेरे हाथ में थमाया और मेरा हाथ पकड़कर उस जगह ले गया जहां मुझे दस्तखत करने थे। यहाँ, बस यहाँ पापा। उसकी उंगलियां पसीने से गीली थी, वो नर्वस था। मैंने पेन की नोक कागज पर रखी। पूरा कमरा शांत था। शिखा शायद सांस रोके खड़ी थी। घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने पेन चलाने की कोशिश की, फिर रुक गया। क्या हुआ पापा, साइन कीजिए ना। मनीष हड़बड़ाया। मैंने कहा, बेटा, हाथ बहुत कांप रहा है, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे। मनीष झुंझलाते हुए उठा और पानी लेने किचन की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो गया, मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और मेज पर रख दिया। मैंने रिकॉर्डिंग तो रात से ही चालू कर रखी थी, लेकिन अब वक्त था आखिरी वार का। मनीष पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया और फिर गहरी सांस ली। मैंने पेन दोबारा उठाया, लेकिन साइन करने की जगह मैंने कागज पर एक बड़ा सा एक्स क्रॉस बना दिया। ये क्या कर दिया पापा, आपने तो कागज खराब कर दिया, शिखा चिल्लाई। मैंने धीरे से अपना काला चश्मा उतारा और सीधा मनीष की आंखों में देखा। मेरी आंखों में वो धुंधलापन नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मेरी नजर एकदम साफ और तीखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1999 की जंग के वक्त थी। मनीष सहम गया। पापा, आपकी आंखें? मैंने कड़क कर आवाज में कहा, हाँ मनीष, मेरी आंखें। तू भूल गया कि तेरा बाप फौज में था। यह दुश्मन की आहट हवा के रुख से पहचान लेते हैं। और रही बात आंखों की, तो पिछले हफ्ते ही मैंने अपने दोस्त कर्नल राठी के क्लिनिक में लेजर ऑपरेशन करवा लिया था। पट्टी मैंने सिर्फ इसलिए नहीं खोली थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे अंधेपन के अंधेरे में मेरे घर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है।
वर्मा जी वकील अपना बैग समेटने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि खेल बिगड़ चुका है। मनीष का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस मैंने टेबल पर पड़े उस कागज को उठाया और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। मैं रघुवीर सिंह, पूरे होशो हवास में अपना यह मकान जिसका नंबर 12/B है अपने पुत्र मनीष के नाम करता हूँ और इसे बेचने या गिरवी रखने का पूरा अधिकार देता हूँ। क्या यही है अस्पताल का रिस्क बॉन्ड? बोल। मेरी आवाज में घर की खिड़कियों तक थर्रा गई थी। शिखा रोने का नाटक करने लगी। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। हमें लगा आप मना कर देंगे। कर जाओ। मैं हंसा, एक सूखी कड़वी हंसी। कर्जा उतारने के लिए बाप को घर से निकालोगे? अरे बेवकूफो, अगर तुम आकर मुझसे सीधे मुंह मांगते तो मैं शायद अपनी पेंशन बेच देता, गहने बेच देता तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तुमने वो छल किया, तुमने मेरे भरोसे का सौदा किया। मैंने वो कागज फाड़कर मनीष के मुंह पर दे मारा। तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो लाचार हूँ। अभी मेरे घुटनों में इतना दम है कि मैं अकेले जी सकता हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पुलिस की वर्दी में मेरे पुराने साथी इंस्पेक्टर तिवारी खड़े थे। मैंने ही उन्हें सुबह मैसेज कर दिया था। मनीष और शिखा पुलिस को देखकर कांपने लगे। मनीष मेरे पैरों में गिर पड़ा। पापा, पुलिस नहीं, प्लीज पापा, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे जेल मत भिजवाइए, मैं आपका बेटा हूँ। वो गिड़गिड़ाया रहा था। वही बेटा जो कल रात मुझे वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग कर रहा था। एक पिता का दिल मोम का होता है दोस्तों, लेकिन उस मोम के एक बत्ती भी होती है, जैसे वो है जो अगर जल जाए तो भी गलती नहीं है, जला देती है। मैंने तिवारी जी को अंदर बुलाया। तिवारी, ये दोनों मेरे घर में अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कहा। मनीष रोते हुए बोला, पापा कसम खाता हूँ वो वैसी गलती नहीं होगी, हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। मैंने अपना फौजी वाला ट्रंक खोला और जो वहीं कोने में रखा था उसमें से एक और फाइल निकाली। मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवा रहा मनीष, मैंने शांत आवाज में कहा, क्योंकि बदनामी मेरी भी होगी कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। लेकिन मैंने यह फाइल टेबल पर पटकी। यह वसीयत है, आज सुबह की ही मैंने वकील को बुलाकर इसमें बदलाव किया है। अब मेरे मरने के बाद यह घर न तो तुम्हें मिलेगा न ही बिकेगा। यह घर शहीद कल्याण कोष आर्मी मार्टर्स फंड को जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसका मालिक हूं और तुम दोनों, मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, किराएदार बनकर। हर महीने की 5 तारीख को 15,000 रुपए किराया चाहिए और रसोई अलग। आज से मेरा खाना मैं खुद बनाऊंगा या बाहर से मंगवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का पानी भी मुझे गंवारा नहीं है। शिखा और मनीष सन्ने रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन दरार हमेशा दिखती है। मंजूर है? मैंने पूछा। उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि दूसरा रास्ता जेल का था और तीसरा सड़क का। दोस्तों, आज उस घटना को 3 महीने हो गए। मनीष और शिखा उसी घर में रहते हैं, लेकिन अब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। मैं अब रोज सुबह पार्क जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ हंसता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया है। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, लेकिन मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। और यकीन मानिए, एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने ही पिता द्वारा अजनबी बना दिया जाना घर से निकाले जाने से कहीं बड़ी सजा है। हर महीने को 5 तारीख को जब मनीष चुपचाप टेबल पर पैसे रखता है तो उसे याद आता होगा कि उसने क्या खोया है। उसने चंद ईंटों के लिए उस पिता को खो दिया जो उसके लिए दुनिया से लड़ सकता था। यह कहानी आपको क्या सिखाती है? क्या मैंने मनीष को घर से रखकर सही किया, या मुझे उसे जेल भेज देना चाहिए था? क्या एक गद्दार बेटा माफी के लायक होता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट को मैं खुद पढ़ दूंगा। इस समाज में ऐसे हजारों मनीष हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर उस बेटे तक यह कहानी पहुंचे जो अपने पिता की संपत्ति पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अगली कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी बेटी का किस्सा जिसने, खैर वो अगली बार। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उनकी दुआओं में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकती है। जय हिंद।